नमस्कार भाइयों बहनों। आज हम एक बेहतरीन मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जो हार हुई पश्चिम बंगाल में, वहां से ये शुरुआत होती है। पूरी की पूरी ताकत लगा डाली अमित शाह, मंत्री मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने अपनी पूरी फौज फहरा डाली कोरोना में। लेकिन फिर भी एक ममता को हरा नहीं पाए। वो ममता ने दबंग दीदी ममता बनर्जी इनको हरा नहीं पाए। तो इसके पीछे कई कारण है। अब ये एक हार क्या उन्हें देश की सत्ता से बाहर फेंक सकती है? आज काफी ममता बनर्जी ने ट्वीट किए है कि मोदी जी ऐसा करते हैं, गंगा में जाकर नहाते हैं जब जरूरत पड़ती है। अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो सिर्फ वहां पे मोदी जी ने अपना तंबू गाड़ के बैठ गए। किसान आंदोलन जो हुआ, जैसे तंबू गाड़े थे, वैसा मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में तंबू गाड़ लिया है और अपने साथ में अपने लंगूर, यानी कि क्या है उसका नाम, लंगूर के पीछे अंगूर, योगी जी, उनको साथ लेकर फिर रहे हैं। ये तो चलने वाला है। अगर भाजपा आ भी जाए तो योगी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना ये तो इन्हीं के हाथ में है। कब क्या हो सकता है ये अमित शाह सब जानते हैं, वो जो कुछ हो। लेकिन ममता बनर्जी जब महाराष्ट्र में आई तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कह दिया जिसे सच में लड़ना है वो मैदान में आए। अब यूपीए बचा नहीं है। यूपीए मतलब कांग्रेस प्लस ऑल, मतलब महागठबंधन, इसे यूपीए कहते हैं। एनडीए मतलब भाजपा प्लस ऑल, इसे एनडीए कहते हैं। यूपीए अब बचा नहीं है। शरद पवार ने सीधे तौर पर कह दिया है उन्हें आना है साथ तो हम साथ लेकर लड़ेंगे। लेकिन ये तीसरी आघाड़ी होंगी, ये तीसरी आघाड़ी होंगी। इट्स अ थर्ड मोमेंट टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, ऐसा कहना है। अब इसमें कांग्रेस क्या करे ये समझ नहीं आ रहा। क्या कांग्रेस के पास सिर्फ बताने के लिए या फिर जताने के लिए सिर्फ एक यूपी चुनाव ही रहा है कि हम में भी थोड़ा दम है? लेकिन वहां भी कांग्रेस फिसलती जा रही है। एक अकेले प्रियंका गांधी जी के चेहरे पर आप कैसे चुनाव लड़ सकते, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। कांग्रेस का कोई वर्चस्व अभी भी नहीं दिख रहा विपक्ष में। आखिर आज 7 साल 8 साल हो चुके हैं मोदी जी को सत्ता में, और ममता बनर्जी और शरद पवार को ये जानकर 5 या 4 साल हो चुके हैं कि कांग्रेस अब नहीं रहा। तो उनका लाजमी है, उनका लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ममता बनर्जी का आना या फिर शरद पवार जी का आना, दोनों में से किसे प्रधानमंत्री बन, अगर ऐसा सिचुएशन आती है तो कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा, या फिर कोई तीसरा शख्स उसमें आने वाला है, ये तो आगे चल के हम बता सकते हैं। शिवसेना चाहती है कि उन्हें केंद्र में जाना है, उनके कैप्टन शरद पवार है, वो चाहते हैं कि वो केंद्र में जाए, ममता बनर्जी चाहती है कि वो केंद्र में जाए। तो अब ये सिचुएशन काफी टेंस है। अब इसमें क्या होगा ये तो आपको 2024 लोकसभा चुनाव में समझ में आ जाएगा। अभी भी उसके लिए 2 साल बाकी है। अपकमिंग जनरल इलेक्शंस के लिए 2 साल बाकी है। लेकिन अभी से ये कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस कहीं इसमें चूकती नजर आ रही है। ममता बनर्जी ही अगले विपक्ष की मुख्य लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं वो बन सकती है, और उन्होंने वो दिखा भी दिया है। अगर ममता बनर्जी कोई मोदी जी को टक्कर दे सकता है या फिर अमित शाह जी को, तो एक ममता बनर्जी है, ऐसा हमें प्रख्यात होता है, मालूम होता है। अब शरद पवार तो सिर्फ अपना माइंड गेम या फिर अपना जो बैकअप है वो लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी एज अभी 81 है। हो सकता है वो पीएम भी बन जाए। लेकिन हम एक आपको बता रहे हैं कि कौन क्या कर सकता है। अब यूपी का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में भी आप देखिए कांग्रेस को मानो अकेला छोड़ दिया गया है। कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया गया है यूपी चुनाव के ऊपर भी। ना तो ममता बनर्जी का ध्यान है, ना शरद पवार का ध्यान है, ना शिवसेना, ना कोई कुछ भी नहीं।
तो फिर ये सब लोकसभा में एक हो जाए, सब के सब बोल रहा हूं मैं, ये सब लोकसभा में एक हो जाए, ऐसा प्रतीत नहीं होता। तो जो कुछ भी हो, इसका पूरा अभी तक जो सिचुएशन है, इसका पूरा फायदा भाजपा को जाता है। एकदम से ममता बनर्जी की लोकसभा में सीट्स आ जाए तृणमूल कांग्रेस की या फिर तीसरे मोर्चे की, ऐसा अभी तो प्रतीत नहीं होता। अभी तो बहुत पापड़ बेलने हैं भाजपा को सत्ता में से निकालने के लिए, अभी बहुत से पापड़ बेलने हैं। अभी तो सेमीफाइनल भी आने वाला है यूपी विधानसभा चुनाव। उसमें क्या होता है, उसमें महागठबंधन एक चेहरा है, वो कहाँ तक अपनी पकड़ जमा सकता है, ये उसमें देखा जाएगा। खासकर अब शरद पवार टिक पाते हैं, या ममता बनर्जी आती है, या फिर कोई और, यानी कि जगन मोहन रेड्डी हो, एम.के. स्टैलिन हो, केसीआर हो, ऐसे चेहरे ये कितनी भूमिका अपनी निभाते हैं, ये इस पर भी देखना बहुत जरूरी होगा। अब बिहार में क्या होता है, ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि बिहार में लगभग विपक्ष और पक्ष, जो सत्ताधारी पक्ष है, लगभग सीटों का अंतर काफी कम है, सेम सीटें है। तो खासदार बिहार से कितने आते हैं, ये भी काफी मायने रख सकता है। आपको बता दूं मैं, ये समीकरण जुड़ सकता है। और खासकर यूपी में जो अभी चल रहा है कि लोकसभा में भी यूपी में प्रियंका गांधी जी को लीड करने के लिए भेजा जाएगा, ये भी एक मुद्दा है। तो ऐसे बहुत कुछ कयास है जो हमने आपको बताया, जो पॉसिबिलिटी है क्या हो सकती है, ये आपको मैंने बताया है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आखिर में 2024 में किसकी सत्ता आने वाली है, या फिर कौन पीएम बनेगा। ये सिर्फ आप मुझे कमेंट में बताइए, उस हिसाब से हम अगला वीडियो बनाएंगे। आपका क्या कहना है, इस हिसाब से हम अगला वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद भाइयों बहन।